हेलो एवरीवन। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका भाई प्रसव। मतलब आप लोग जानते हो भाई, हम कहते हैं कि भाई जब 9 महीने का पूरा टाइम हो चुका है बच्चे का, तो वो ना डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। और सिंपली उसकी जो डिलीवरी, उसका जो जन्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रसव बोलते हैं। और आप एक चीज और जानते हो भाई, जब डिलीवरी हो जाएगी बच्चे की, तो महिलाओं में क्या है, जो दुग्ध स्रवण है ना, लैक्टेशन, वो भी चालू हो जाता है। तो भाई हम आपका अगेन जो मानव जनन वाला चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और भाई आपको मानव जनन के अंदर आपको हम 5 टॉपिक पढ़ा चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। भाई सबसे पहला जनन तंत्र पढ़ लिया, फिर आपका युग्मक जनन हो गया, फिर तीसरा आर्तव चक्र हो गया, चौथा फिर निषेचन और अंतररोपण हमने पढ़ा, और पांचवा टॉपिक हमने पढ़ा किसके बारे में, जो आपका सहगर्भता होती है और जो आपकी मतलब जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय परिवर्तन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, वो है आपका प्रसव, जिसको इंग्लिश में हम पार्चुरेशन, और दुग्ध स्रवण, जिसको हम लैक्टेशन भी बोलते हैं। अब देखो है क्या भाई, कह रहे हैं कि भाई मनुष्यों में जो भाई सहगर्भता होती है, जो प्रेगनेंसी है, वो लगभग 9 महीने की होती है। अब क्या 9 महीने के अंदर भाई बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हो गया है। अब होगा क्या भाई, उसकी डिलीवरी होनी है। तो डिलीवरी में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके लिए संकेत कहाँ से आते हैं, कौन कौन से हॉर्मोन्स यहाँ पर काम करते हैं, तो उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। भाई जैसे फॉर एग्जांपल, अब जो भाई 9 महीने हो चुके हैं, और अंदर जो गर्भ है, मतलब जो फीटस होता है, या फिर जिसको आप बच्चा बोल लो, ठीक है। अब कब पता चलेगा कि भाई अभी पूरी तरीके से विकसित हो चुका है और इसको बाहर डिलीवर करना है। तो देखो, सबसे पहली चीज आप याद रखना कि जो संकेत होते हैं ना, जो सिग्नल होता है ना डिलीवरी के लिए, वो याद रखना, वो विकसित गर्भ खुद देता है। और थोड़ा बहुत कहाँ से आता है, वो जो प्लेसेंटा होता है वहां से आता है। अब देखो यहाँ पे कहानी क्या है भाई, फॉर एग्जाम्पल है क्या, जैसे भाई बच्चा जो है वो गर्भाशय के अंदर है ना, जैसे ये गर्भाशय हो गया, और गर्भाशय के अंदर क्या है, बेबी है, ठीक है। और अब वो जो बेबी है वहां पर वो क्या हो चुका है, डेवलप हो चुका है। डेवलप हो चुका है मतलब क्या, पूरी तरीके से विकसित हो चुका है, मतलब एक तरीके से कॉन्शियस हो जाता है वो। अब जब वो विकसित हो जाता है तो भाई होता क्या है, वो हमारे मतलब जो गर्भाशय होता है स्त्रियों में, उसके अंदर वो तनाव फील करने लग जाता है, उसको स्ट्रेस होने लग जाता है। भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी इंसान को आप उठा के एक डब्बे में डाल दो, तो वो स्ट्रेस तो फील करेगा ही, है ना। सेम चीज कि भाई वो गर्भाशय के अंदर है और वो कॉन्शियस हो चुका है, पूरी तरीके से विकसित हो चुका है। तो होता क्या है, ये बच्चे के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है पहले वो समझा रहा हूँ, फिर बाद में मादाओं के अंदर क्या होगा उसको समझेंगे। तो बच्चे ने क्या किया, जो गर्भ के अंदर उसने स्ट्रेस फील किया। और आप जानते हो भाई, जैसे ही कोई स्ट्रेस लेता है, तो उसके हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन बनने लगता है, जिसको हम कॉर्टिकोट्रोपिन मोचक हार्मोन बोलते हैं, उसके हाइपोथैलेमस से। ये हार्मोन कहाँ पे जाता है, तो याद रख लेना, ये हार्मोन जाता है आपकी जो पीयूष ग्रंथि है। और फिर पीयूष ग्रंथि पे काम करके वो एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम है एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। फिर ये एसीटीएच कहाँ जाएगा भाई, ये जाता है फिर कहाँ पर, आपकी जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है। और फिर अधिवृक्क ग्रंथि को जैसे ही मैसेज मिलता है, आप जानते हो भाई, स्ट्रेस के टाइम पर आपके शरीर में एक हार्मोन का लेवल बढ़ने लगता है, जिसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। तो देखो कहानी क्या हुई, जैसे ही बच्चा पूरी तरीके से डेवलप हुआ, उसने अंदर स्ट्रेस फील करना चालू कर दिया। जैसे उसने स्ट्रेस फील किया, उसके हाइपोथैलेमस से सीआरएच बनने लग गया। वो जाके अग्र पीयूष को मैसेज देता है, और अग्र पीयूष से क्या बनने लग गया, एसीटीएच। फिर ये एसीटीएच जाकर अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उस पर काम करता है। और फिर वहां की कोशिकाओं से वो क्या बनाने लग जाता है, कॉर्टिसोल। अब देखो है क्या भाई, ये उस बच्चे के अंदर चल रहा है। तो हुआ क्या, अब ये भ्रूण के रक्त में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लग जाएगा। और यही जो रक्त है, जब ये घूमते फिरते अपरा में पहुंचेगा, तो देखो अपरा में मतलब प्लेसेंटा में जब वो जाता है, तो अपरा में जाने के बाद वो कॉर्टिसोल क्या करता है कि वहां पर वो जाकर जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इनके सिंथेसिस को बंद करवाना चालू कर देता है। तो सबसे पहले क्या हुआ भाई, बच्चे में कॉर्टिसोल रिलीज हुआ, फिर वो उसके रक्त के थ्रू होता हुआ कहां पर पहुंचा, अपरा में। अपरा में जाके वो क्या करवाता है, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसके प्रोडक्शन को बंद करवा देता है। और जैसे ही याद रखना भाई,
प्रोजेस्टेरॉन का जो प्रोडक्शन है वो बंद होता है, तो जो मादा के जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय में जो पेशी स्तर होता है, गर्भाशय पेशी स्तर, उसमें एक केमिकल सक्रिय हो जाता है और उस केमिकल का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन। और याद रखना भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? एक पेशी संकुचक होता है। तो कहानी क्या है भाई, जैसे भाई अब ये गर्भाशय है, अब गर्भाशय में स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ग्रीवा जो होती है इसके अंदर, जो बर्थ मतलब जिसको हम ग्रीवा नाल सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, इसका जो डायामीटर है वो लगभग 5 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब होता क्या भाई, जैसे ही अपरा पे कॉर्टिसोल आया, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो बनना है वो कम हो गया और कॉर्टिसोल एक्टिवेट हो गया। अब कॉर्टिसोल क्या करता है, ये जो गर्भाशय पेशी स्तर होता है, जो मतलब मायोमेट्रियम होती है, गर्भाशय पेशी स्तर, अब इसके ऊपर काम करेगा और इसके ऊपर काम करके क्या करवाता है, वो इसका संकुचन चालू कर देता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है, एक पेशी संकुचक होता है। अब देखो है क्या भाई, जब ये पेशी का संकुचन होगा तो याद रखना कि भाई यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि जब गर्भाशय में ऐसे संकुचन होने लगता है तो ये जो ग्रीवा नाल होती है ये ऐसे फैलने लग जाती है। भाई बेबी बाहर डिलीवर होना है, स्टार्टिंग में तो इसका जो डायमीटर, जो व्यास है, वो लगभग 0.5 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन बच्चे की डिलीवरी अगर होनी है तो लगभग इसका व्यास जो है वो एंड में लगभग कितना हो जाता है, 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। तो हुआ क्या, देखो कहानी कि जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिवेट हुआ, उसने यहाँ पे जो पेशी थे उनका संकुचन करा दिया। जैसे संकुचन हुआ वह होगा क्या, जो ग्रीवा होती है वो फैलने लग जाती है, जो सर्विक्स है। अब देखो जैसे ग्रीवा फैलती है, अब यहाँ पे जो तंत्रिकाएं होती हैं वो सक्रिय हो जाती हैं, और जैसे वो सक्रिय हुई वो मैसेज को लेकर कहां पे चले जाती है, जो मादा है उसके मस्तिष्क में चली जाती है। और फिर मस्तिष्क में क्या है, जो भाई पश्च पीयूष होता है, उस पश्च पीयूष ग्रंथि से क्या बनने लग जाता है, एक हार्मोन बनने लगता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो क्या हुआ भाई, जैसे ही गर्भाशय में संकुचन हुआ, ग्रीवा फैल गई। जैसे ग्रीवा फैलती भाई, वहां के जो आसपास रिसेप्टर्स होंगे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। वो उस मैसेज को लेकर जो ब्रेन है ना, जो मदर है उसकी ब्रेन में चले जाएंगे, और जैसे उसके ब्रेन में गए, उसके ब्रेन में जो पीयूष ग्रंथि है वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज होने लग गया। अब वो ऑक्सीटोसिन ब्लड में आ गया। अब ब्लड में वो घूमता फिरता कहां पर पहुंचता है, ब्लड में अगेन घूमता फिरता पहुंचेगा वो कहां पर, गर्भाशय पेशी स्तर पे। और आप याद रखना भाई, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये भी एक पेशी संकुचक होता है। तो जैसे ये गर्भाशय पेशी स्तर पे गया, ये क्या करेगा, उसका संकुचन करवा देगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गई। अब वही चीज कि कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही होगी, इस पे और ज्यादा दबाव पड़ेगा बाहर से ऐसे, और जैसे ही दबाव पड़ेगा जो ग्रीवा थी वो और फैलने लग जाएगी, और जैसे ही फैली फिर दोबारा वहां पे जो तंत्रिकाएं थी वो सक्रिय हो गई और उस मैसेज को लेकर ब्रेन में चली गई। तो ये जो चक्र बार बार चलता रहता है कि भाई जैसे ही गर्भाशय का संकुचन हुआ, जो ग्रीवा वहां पर होती है वो फैलने लग जाती है। जैसे ही फैलती है, ये जो मैसेज है वो कहाँ चला गया, पीयूष ग्रंथि पे, तो मात्र की पीयूष ग्रंथि में चला गया। फिर जैसे मात्र के पीयूष ग्रंथि में गया, ऑक्सीटोसिन फिर से बनने लग गया। फिर ऑक्सीटोसिन कहाँ पहुंचता है, गर्भाशय पे, फिर संकुचन होता है तो इसका संकुचन फिर बढ़ेगा। जैसे संकुचन होगा ये और फैलेगी, फिर फैली, फिर मैसेज गया इसके पास, जैसे मैसेज गया इसने फिर ऑक्सीटोसिन बनाया। तो ऐसे ही चलता रहता है, पेशी संकुचन होगा, ग्रीवा नाल फैलेगी, मात्र पीयूष ग्रंथि में मैसेज गया, ऑक्सीटोसिन बढ़ गया। तो होता क्या भाई, इसीलिए भाई जब होता क्या ना, जब डिलीवरी होने वाली होती है तो आपने एक लेबर पेन के बारे में सुना होगा कि भाई बच्चा जब होने वाला होता है तो मदर के वॉम्ब में, यूट्रस में पेन होने लग जाता है, लोअर एब्डोमेन में पेन होने लग जाता है, और उस पेन को लेबर पेन बोलते हैं। और ये जो लेबर पेन है वो इस गर्भाशय जो पेशी स्तर है इसके संकुचन की वजह से ही हो रहा है। अब देखो स्टार्टिंग में तो क्या है, ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं ये थोड़ी स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, ठीक है, और कुछ कुछ थोड़े टाइम के गैप के बाद होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि भाई ये जो संकुचन है ये बहुत तेज होते चले जाएंगे, और इनके बीच का जो अंतराल है, जो इंटरवल है, वो कम होता चला जाता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है भाई, कि जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता जा रहा है, जो गर्भाशय पेशी संकुचन है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब इससे होता क्या भाई, इससे पहले ग्रीवा नाल फैल गई, और जैसे ग्रीवा नाल एक हद तक फैल जाती है
जो शिशु है वो योनि से और इस ग्रीवा नाल से क्या है बाहर आ जाता है, और इसी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्रसव। तो बस यही आपका रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो थोड़ा आपको सो याद रखना है कि भाई सबसे पहले भ्रूण विकसित हुआ, उसने मैसेज दिया, मतलब उसमें तनाव फील किया, तो उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ने लग गया। कॉर्टिसोल ने क्या करा, अपरा पे काम करके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन को कम करवा दिया, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन सक्रिय हो गए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं, जाकर गर्भाशय में पेशी संकुचन कराते हैं। जैसे गर्भाशय पेशी संकुचन होता है, ग्रीवा फैलने लग जाती है। जैसे ग्रीवा फैला, मैसेज पहुंच गया मस्तिष्क तक, तो वहां से ऑक्सीटोसिन बनने लगा। फिर ऑक्सीटोसिन आया कहां पर, गर्भाशय, फिर उसका संकुचन करा दिया। तो यही जो चक्र है कई बार चलता रहता है। धीरे धीरे क्या है भाई, उस बच्चे के ऊपर प्रेशर लगता रहता है, और अल्टीमेटली क्या है, वो बॉडी से बाहर डिलीवर हो जाता है। इसी को हम प्रसव और पार्चुरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज मैंने आपको समझाई अभी यहाँ पर याद रख लेना। इसको यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया है कि भाई मानव में औसतन क्या है, 9 महीने की होती है। आपकी हिंदी वाली एनसीईआरटी में थोड़ा करेक्शन है, उन्होंने 9.5 महीने की लिख रखी है। आप इसको मान सकते हो, है ना, जिसको हम गर्भावधि बोलते हैं और जेस्टेशनल पीरियड बोल दिया जाता है। अब होता क्या भाई, गर्भाशय के बाहर निकलने के लिए शिशु जन्म और प्रसव कहते हैं ना, ये आपको बता दिया। अब कहानी क्या है भाई, आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रीवा नाल से न्यूरॉन मैसेज ब्रेन में भेज रहे हैं, और फिर वहां से हार्मोन ऑक्सीटोसिन आ रहा है। फिर ग्रीवा नाल से न्यूरॉन मैसेज भेज रहे हैं, फिर आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन आ रहा है। तो याद रखना, प्रसव क्या है, एक तंत्री स्रावी, तंत्री मतलब न्यूरॉन, और अंतःस्रावी मतलब आपका एंडोक्राइन, है ना। ऐसी क्या होती है, क्रियाविधि होती है। मैसेज आपको बता दिया, संकेत कहां से आते हैं भाई, एक तो पूर्ण विकसित भ्रूण से और दूसरा अपरा से। तो भाई ये याद रखना कि आप जानते हो भाई, आपने एक रिफ्लेक्स पढ़ा होगा, है ना, प्रतिवर्त जिसको हम बोलते हैं, कि भाई जैसे आप किसी गर्म चीज को हाथ देते हो, आपने देखा होगा आपका हाथ एकदम से पीछे आ जाएगा। इसको प्रतिवर्त बोला जाता है, रिफ्लेक्स बोला जाता है। एक रिफ्लेक्स में क्या होता है भाई, सिंपली हमने कोई संकेत ग्रहण किया और हमने तुरंत उसका एक रेस्पॉन्स दे दिया, इसी को प्रतिवर्त बोलते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी एक प्रतिवर्त हो रहा है कि बच्चा भाई गर्भाशय में पूरी तरीके से विकसित हो गया, तो उसने एक संकेत दिया, और हमने क्या किया, पेशे का संकुचन कराकर उसे बॉडी से बाहर डिलीवर कर दिया, एक रेस्पॉन्स हमने दे दिया। तो यहां पर याद रखना, ये जो प्रतिवर्त होता है इसको बोलते हैं हम गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, मतलब इंग्लिश में इसको बोले फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, मतलब फीटल को बाहर निकालने की जो रिफ्लेक्स होती है। बाकी यही चीज जो आपको समझाई कि भाई पीयूष, मादा की पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन स्राव होता है, फिर वही ऑक्सीटोसिन क्या कराएगा, पेशी का संकुचन कराएगा, फिर जोर जोर क्या होता है, गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं, और जो अधिक ऑक्सीजन के स्रवण को उद्दीपित करता रहता है। तो ऑक्सीटोसिन का स्राव और गर्भाशय संकुचन के बीच ये प्रतिवर्त जो है बार बार चलता रहता है, और जो कॉन्ट्रैक्शन है वो धीरे धीरे तेज से तेज होती चली जाती है, और उसी के कारण जो शिशु है वो गर्भाशय नाल से बाहर आ जाता है, और इसी को हम प्रसव बोलते हैं। ठीक है, एक चीज और याद रख लेना कि भाई आप जानते हो कि शिशु जब क्या होता है, अंदर है जब तक, तो उसके बीच में और गर्भाशय के बीच में नाभि रज्जु है, और यहाँ पे मान लो ऐसे शिशु जुड़ा हुआ है। तो होता है क्या भाई, जैसे शिशु डिलीवर हुआ, तो आपने देखा होगा भाई जो नाभि रज्जु वो भी बाहर आ जाती है, डॉक्टर उसको कट कर लेते हैं, लेकिन प्लेसेंटा तो अभी भी अंदर ही चिपका हुआ है ना। तो याद रखना, कुछ टाइम बाद जो प्लेसेंटा होता है वो भी गर्भाशय से बाहर आ जाता है। इस इवेंट को आफ्टर बर्थ बोला जाता है। ठीक है, देखो 3-4 इवेंट होते हैं भाई। सबसे पहला होता है यहाँ पर आपका गर्भाशय का संकुचन होगा, सर्विक्स का डायलेशन होगा, और बेबी की बाहर डिलीवरी होगी। फिर डिलीवरी के कुछ टाइम बाद याद रखना, जो अपरा है, जो प्लेसेंटा होता है हमारे में, वो भी क्या है, गर्भाशय से जो आपकी योनि और जो ग्रीवा नाल है उसके थ्रू होता हुआ बाहर आ जाता है। उस इवेंट को हम आफ्टर बर्थ बोलते हैं। वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए उसको भी जान दे रहे हैं। तो इतना याद रख लेना, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो एक चीज आपको बता दिया कि जो जब तक प्रेगनेंसी चलती है तब तक क्या है भाई, मेमोरी ग्लैंड में वृद्धि वगैरह होती है ना, उनके अंदर और टिश्यू बनने लग जाते हैं, और लास्ट में आते आते जो मिल्क है वो भी बनने लग जाता है। तो कहानी क्या है भाई, जैसे एक नॉन प्रेग्नेंट वुमन है, कोई लड़की है वो प्रेग्नेंट नहीं है, तो उसमें दूध नहीं बनता। जब वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनमें दूध बनने लग जाता है, और वो भी कब, एंड के टाइम पर।
लेकिन मिल्क रिलीज तब तक नहीं होता जब तक कि बच्चा डिलीवर ना हो जाए। तो देखो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको याद रखनी है थोड़ी सी, कि होता क्या है। जैसे प्रेगनेंसी का एंड आता है, प्रेगनेंसी के एंड पर हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है पीआरएच। इसको प्रोलैक्टिन मोचक हार्मोन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। अगेन ये जाकर काम करता है किसके ऊपर, अग्रपीयूष पे। और अग्रपीयूष से फिर क्या निकलने लगता है, एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। और याद रखना, अगर आपको स्तन ग्रंथियों के बारे में याद हो, हमने एक अलग से टॉपिक में भी पढ़ा है उसको, कि स्तन ग्रंथि के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको ऐसी कुपिकाएं मिलती हैं। और उन कुपिकाओं के अंदर क्या है, कुछ कोशिकाएं होती हैं। और यही जो कोशिकाएं हैं ये मिल्क को बनाकर इनके अंदर, ये जो कैविटी होती है इनके बीच में, यहाँ पर स्टोर करते हैं ये। पर होता क्या भाई, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी सेल हमारी बॉडी में अपने आप काम नहीं करती। हर सेल को काम करने के लिए सिग्नल चाहिए। तो ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को जो सिग्नल है वो कौन देता है, एक हार्मोन देता है जिसका नाम है प्रोलैक्टिन। तो याद रख लेना कि मिल्क बनाने का जो काम होता है, जिसको हम मिल्क प्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन का जो काम है वो आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। लेकिन है क्या भाई, मिल्क जो है वो यहां से बाहर कब जाएगा, रिलीज कब होगा, ये डिसाइड करता है आपका ऑक्सीटोसिन। अब देखो, आप लोगों को पता होगा कि भाई जो माता होती है उसमें दूध के निकलने के लिए कई सारे सिग्नल होते हैं। जैसे भाई, एक तो मम्मी को पता होता है कि बच्चा कब भूखा हुआ, है ना। तो मम्मी को पता है कि भाई मेरा बच्चा 2 बजे भूखा होता है। तो जैसे ही 2 बजते हैं, मम्मी के शरीर में क्या होगा, माता के शरीर में अपने आप ही ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ने लग जाएगा, ठीक है। या फिर देखा होगा भाई, बच्चा रोता है, तो बच्चा रो रहा है तो मम्मी को संकेत मिल जाता है कि हाँ भाई बच्चा भूखा हो गया है। तब भी उनके शरीर में क्या, ऑक्सीटोसिन का जो स्राव है वो होना चालू हो जाएगा। या बच्चा क्या करता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है, स्तनपान करेगा, तो उस टाइम पे क्या, उसके जो लिप्स होते हैं वो ब्रेस्ट को टच कर रहे हैं। तो वो भी एक सिग्नल होता है मदर के लिए, क्या बनाने के लिए, ऑक्सीटोसिन। तो देखो, प्रोलैक्टिन तो क्या कर रहा है, हार्मोन को बनवाकर इस यहां पर, ये जो कैविटीज के बीच में है, यहां पर इसको स्टोर करवाया जा रहा है। लेकिन वो बाहर कब रिलीज होगा, जब ऑक्सीटोसिन आता है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ये जो कुपिकाएं होती हैं, इन कुपिकाओं के बाहर अगर आप देखो कुछ कोशिकाएं मिलती हैं, हम इन कोशिकाओं को बोला जाता है क्या, पेशी उपकला कोशिकाएं बोलते हैं, मायोएपिथेलियल सेल्स बोला जाता है। ये नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि इनको हम पेशी उपकला कोशिकाएं बोलते हैं। मतलब ये पेशी की तरह काम करती हैं। तो होता है क्या भाई, जैसे ही ऑक्सीटोसिन आता है ये इनको मैसेज देता है, और ये जो पेशियां यहाँ पर, इनमें संकुचन होना चालू हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ये जो कुपिका है ये गुब्बारे जैसी संरचना है। आप इसको दबाओगे बाहर से, तो जो मिल्क है वो बाहर चलने जाएगा। तो ये जो ऑक्सीटोसिन है ये क्या करता है, मिल्क लेट डाउन करवाता है। मिल्क लेट डाउन मतलब मिल्क को बाहर रिलीज करवाता है। कौन कौन से नलिकाओं से होता हुआ जाता है, ये मैंने आपको जब स्तन वाला जो पार्ट था वो करवाया था तो उसके अंदर बता दिया था आपको, ठीक है। अब देखो, जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो लगभग 1 साल 2 साल तक चलता रहता है। अब इसमें दो तीन चीजें खाली आपको याद रखनी है, कि भाई ये तो आपको बता ही दिया कि गर्भता के दौरान पे कई कई सारे बदलाव होते हैं स्तन ग्रंथियों में, और सहगर्भता के अंत तक आते आते इनमें दूध उत्पन्न होने लगता है। इसी को हम दुग्ध स्रवण बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब इतना याद रख लेना भाई, स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक जो दूध आता है, ठीक है, स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक जो दूध आता है, जिसको हम प्रथम स्तन्य या फिर खीस बोलते हैं, इसको कोलोस्ट्रम बोला जाता है इंग्लिश में, कोलोस्ट्रम या खीस, जो हल्का सा पीले कलर का होता है। अब उसमें याद रखना है, जो स्टार्टिंग का जो मिल्क रिलीज होता है भाई, ये कहते हैं ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके अंदर कई सारी प्रतिरक्षी होती हैं। इसके अंदर अगर आप देखोगे कई सारी क्या प्रतिरक्षी हैं। तो कई सारी बीमारियों के लिए बच्चे को बनी बनाई एंटीबॉडीज मिल जाती है, किसके थ्रू, मदर के थ्रू, ठीक है। किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू तो मिलती ही है कुछ, लेकिन कुछ एंटीबॉडी इस ये जो खीस होता है कोलोस्ट्रम, इसके थ्रू भी मिल जाती है, ठीक है। इसलिए भाई कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो मिल्क है बच्चे को जो देना चाहिए वो मदर मिल्क ही होना चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने तक। क्योंकि मिल्क के अंदर ऐसे बहुत सारी और भी चीजें होती हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा भाई, कि है प्रसव और दुग्ध श्रवण।
तो उनके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो मैंने आपको साथ डिस्कस कर ली। तो ये आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों ने कुछ यहाँ से सीखा होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका वो चालू करेंगे, जो कि होगा आपका मानव, अगर हम जनन स्वास्थ्य की बात करें। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।